हेलो दोस्तों, वेलकम टू GKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर सेकंड है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपकी साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले सेशन में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हम 21 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है, ये पूरी सीरीज़ आपके GKSSB सुपरवाइजर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सारी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो इसका पहला वाला सेशन है या बाकी भी टॉपिक्स पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल। जो पावर जनरेट होता है किसमें, विंड मिल में, डिपेंड्स ऑन द टावर हाइट, डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन विंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द ट्रीज सराउंडिंग इट। तो जो पावर जनरेट होता है कहाँ पे, विंड मिल में, वो किस पे डिपेंड करता है, टावर हाइट पे, जो विंड की वेलोसिटी है उस पे। और वो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, वो विंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये गलत है, रॉन्ग है। डिपेंड्स ऑन द ट्रीज सराउंडिंग इट, और ये भी गलत है। देखिए, अगर हम यहाँ पे विंड मिल की बात करेंगे, विंड मिल में क्या होता है, ऊपर टरबाइन होता है और इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, और जितनी भी यहाँ पे तेज, जितनी यहाँ पे विंड की वेलोसिटी तेज होगी, ठीक है, उतना क्या होगा, उतना फास्ट जो ये ब्लेड्स हैं वो यहाँ पे रोटेट करेंगे। और उसकी वजह से फिर जो यहाँ पे पावर जनरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितनी यहाँ पे विंड की वेलोसिटी कम होगी तो उतना क्या जो रोटेट करेंगे ब्लेड वो कम रोटेट करेंगे, और उसकी वजह से जो पावर जनरेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड होता है, विंड की वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो इनमें से बताना है हमें कंपोनेंट ऑफ, इनमें से कौन सा गैस जो है वो कंपोनेंट ऑफ बायोगैस है। देखिए, पहले अगर हम बायोगैस की बात करेंगे, ये बायोगैस होता क्या है। बायोगैस को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं, गोबर गैस, गोबर गैस। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब डिकम्पोजिशन हो जाती है किसकी, डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, एनारोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और करता कौन है ये, डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करता कौन है, बैक्टीरिया करता है डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फिर बायोगैस। और इस बायोगैस में कौन कौन से गैस होते हैं, एक तो होता है मीथेन यानी कि CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हाइड्रोजन होता है, H2 होता है, और भी बहुत सारे गैस इसमें होते हैं, जैसे अमोनिया होता है, NH3 होता है। ठीक, लेकिन जो मेजर गैस है यहाँ पे वो कौन सा है, वो है मीथेन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे, मीथेन की परसेंटेज होती है अबाउट 50 to 85%, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है वो अबाउट होती है 25 to 50%। ठीक है, तो इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होती है, ये होती है लगभग 0 to 1%। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है यानी कि मेजर गैस है यहाँ पे वो कौन सा है, वो है मीथेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, और जो ये ऑर्गेनिक मैटर है इसमें हम क्या क्या यूज करें, देखिए, अगर हम इसमें काउडंग यूज करेंगे, काउडंग यूज करेंगे तो हम इसको क्या देता है, गोबर गैस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो सबस्टेंस होता है वो क्या है, काउडंग। और इसमें हम और भी यानी कि वुड भी हम यूज कर सकते हैं, एनिमल डंग भी यूज कर सकते हैं, या वेजिटेबल वेस्ट यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायोगैस, या हम इसे कहते हैं गोबर गैस। ठीक है, और होती कौन सा, और करता कौन है, करता है एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक और नाम है इसका गोबर गैस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस व्हाइट हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट, ब्लैक हाउस इफेक्ट, या कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट। इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में कि जो
ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो है करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड पावर। तो यहाँ पे हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी है एडवांटेज ऑफ विंड पावर, ऑफ यूजिंग विंड पावर। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता है ये ठीक है, ये तब भी अवेलेबल होगा जब विंड प्रेजेंट होगी। ठीक, तो वो इन टर्न केस पे, वो सीजन पे डिपेंड रहता है। इट इज़ चीप टू प्रोड्यूस, ये मतलब चीप है, और ये भी रॉन्ग है। और इट डज नॉट इमिट पोल्यूटेंट्स, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स है वो विंड पावर जो है वो यहाँ पे इमिट नहीं करता। क्यों, देखिए अगर हम बाकी एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं, यानी कि जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे गैसेज जो हैं वो रिलीज हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है पोल्यूट। ठीक, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे पूरा जो है ये विंड पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पोल्यूटेंट इमिट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मतलब देखिए कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। ठीक, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। विंड पावर, सोलर पावर, कोल या टाइडल पावर। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे विंड पावर की, सोलर पावर की और टाइडल पावर की, ये तीनों क्या है, ये तीनों है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कोल क्या है, कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों, ये किन में आता है, ये आता है फॉसिल फ्यूल्स में। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें क्या क्या आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है, इसी तरह नेचुरल गैसेज आ जाते हैं इस कैटेगरी में। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 25 का आंसर क्या है, कोल, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो इनमें से बताना है कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए पहले बताना हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉमनली रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम कोल की बात करेंगे, ये क्या है, ये है नॉन रिन्यूएबल, तो ये गलत ऑप्शन है। नेचुरल गैस भी क्या है, ये भी है नॉन रिन्यूएबल। फिर बचा ऑयल और बायोगैस। देखिए अगर हम बायोगैस की बात करेंगे, अभी हमने बात की गोबर गैस की, तो ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, रूरल एरियाज़ में। ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं गोबर गैस। अगर हम यहाँ पे गोबर यानी कि काव डंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बायोगैस हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बायोगैस। बायोगैस इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं इन रूरल एरियाज, किसके लिए, कुकिंग के लिए, फॉर कुकिंग या जनरेशन ऑफ हीट के लिए भी हम ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और मेन कंपोनेंट कौन सा है इस गैस का, CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड पावर। ये क्वेश्चन हमें अभी देख लिया, इट डज नॉट इमिट पोल्यूटेंट्स, तो ये दो बार आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें बताना है इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। ऑयल ये नहीं है, कोल भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है, ये सारी क्या है, ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किस कैटेगरी में आते हैं, अभी हमने बताया फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बायोमास। तो ये क्या है, ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज मॉडरेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स एंड मेंटेन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। पहले अगर हम यहाँ पे मॉडरेट की बात करेंगे, इसका काम क्या है, ये स्लो डाउन क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है एंड मेंटेन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो एज ए मॉडरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे मॉडरेटर की बात करेंगे, यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो यूज़ होता है, ग्रेफाइट या हेवी वाटर जिसको हम D2O भी कहते हैं। ठीक है, D2O यानी कि ये क्या है, ये है आइसोटोप ऑफ वाटर ड्यूटेरियम। ठीक है, जो आपको पता ही होगा। ये हम क्या करते हैं, एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। और वाटर भी हम कभी कभार मतलब कॉमनली यूज़ करते हैं। देखिए लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, या वाटर ग्रेफाइट भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस मॉडरेट पे, तो दोनों ये ऑप्शन
क्या मतलब दोनों ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो वाटर होगा या फिर ग्रेफाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। तो ग्रेफाइट और वाटर दोनों क्या करते हैं यूज एज ए मॉडरेटर, ठीक है, लेकिन कॉमनली हम करते हैं यूज वाटर, ठीक है, कॉमनली क्या करते हैं यूज वाटर। तो यहाँ बहुत ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 का ए और बी दोनों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो मॉडरेटर ये भी मैंने आपको बताया ये क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स, ठीक। और कौन सी रिएक्शन होती है वहाँ पे मॉडरेटर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन रिएक्शन, या हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस किया कौन सी रिएक्शन, फिशन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है सन में, और सन में कहाँ, कोर, कोर ऑफ द सन, और फिर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्या होता है, हीलियम, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, तो आप पहले वो जरूर वो वाला लेक्चर देखें, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए। व्हाट इज द टर्म फॉर द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट मोशन, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे विंड की बात करेंगे, विंड, विंड के पास क्या होती है, इसके पास होती है मोशन, ठीक। और मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस टाइम उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। और किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, v है वेलोसिटी, ठीक। तो ये यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर होती है, mgh। m क्या है, m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये किसके अंडर आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे दो टाइप्स की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स मोशन, तो वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द एनर्जी एसोसिएटेड विद, तो ये अगेन यही क्वेश्चन आया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, ये मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद कौन सा, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले ऑप्शन, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है वाटर वेपर, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कौन सा गैस इसमें प्रेजेंट होता है और किस गैस की क्या परसेंटेज होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे मैं एक आपको ऑर्डर बताता हूँ। पहले आता है वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि H2O, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है मीथेन CH4, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ, मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, वाटर वेपर है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद मीथेन, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विंड टर्बाइन रोटर ब्लेड्स। देखिए जो विंड टर्बाइन होता है, यह विंड टर्बाइन, इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं ब्लेड्स। तो बताना हमें इन ब्लेड्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ये गलत है। कैप्चर एंड कन्वर्ट विंड एनर्जी, मेंटेन बैलेंस, स्टोर एनर्जी। तो ये स्टोर भी नहीं करते एनर्जी, मेंटेन बैलेंस भी मेंटेन नहीं करते। ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये कैप्चर करते हैं विंड को कैप्चर करते हैं, एंड कन्वर्ट विंड एनर्जी। तो फिर क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो नीचे लगा होता है जनरेटर, नीचे क्या लगा होता है जनरेटर, और फिर यहाँ जनरेटर से निकलते हैं फिर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इनका काम क्या था, कैप्चर करना विंड एनर्जी को, ठीक। तो इनका मेन फंक्शन ये है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए इससे पहले हमने वो विंड एनर्जी अच्छे से डिस्कस किया है लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन व्हाट डज CHP स्टैंड फॉर। तो हमें बताना है CHP की फुल फॉर्म क्या है, किसमें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो CHP का फुल फॉर्म यहाँ पे है कॉम्बाइंड हीट पावर। कॉम्बाइंड हीट पावर क्या है, कॉम्बाइंड हीट पावर, C फॉर कॉम्बाइंड, H फॉर हीट और P फॉर पावर। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्बाइंड हीट पावर, ये क्या होता है, जब एक कॉमन सोर्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉमन सोर्स है, सोर्स एक है, इससे साइमल्टेनियसली हमें दो एनर्जीज अगर हमें मिलेंगी, यानी कि दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एट एस सेम, मतलब साइमल्टेनियसली, एक थर्मल एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक
सिटी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं CHP यानी कि कॉम्बाइंड हीट एंड पावर। देखिए यहाँ पे दोनों है, हीट भी, हीट का मतलब थर्मल और पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब साइमल्टेनियसली एक ही सोर्स से हमें टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिलेंगे, एक थर्मल एनर्जी और पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसको हम एक और नाम से जाते हैं CHP। CHP का एक और नाम है, वो क्या है, वो है को जनरेशन, को जनरेशन, को जनरेशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। CHP स्टैंड फॉर कॉम्बाइंड हीट एंड पावर। जब एक ही सोर्स से हमें दो एनर्जी, दो टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिलेंगे, कौन कौन सा, हीट यानी कि थर्मल और पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और इसका एक और नाम है, वो है क्या है, वो है को जनरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर यूज। वो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो किससे एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी एक मतलब क्वेश्चन इसके रिलेटेड हमने किस में किया है, सेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन ही क्या है, यह है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस जो कि एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर यूज। तो यहाँ पे अगर हम राइस फील्ड्स की बात करेंगे, राइस फील्ड जो है ये है मेन सोर्स ऑफ मीथेन गैस, कौन सा, राइस फील्ड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Which type of fossil fuel is primarily used, composed of partially decayed plant matter and often found in wetlands। तो कौन सा इनमें से फॉसिल फ्यूल है जिसमें क्या होगा, डिकेड, पार्शली डिकेड प्लांट मैटर है, होता है, और ऑफन फाउंड इन वेटलैंड, जो कहाँ पे पाया जाता है, वेटलैंड्स में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वो है पीट। पीट क्या है, पीट की अगर हम बात करेंगे एक फॉसिल फ्यूल है, क्या है, फॉसिल, पीट एक फॉसिल फ्यूल है। और ये क्या होता है, ये होता है स्पॉन्जी, स्पंज और थिक होता है, ठीक है, थिक मेट लाइक, थिक होता है, और क्या होता है, मेट लाइक होता है, मेट लाइक, मेट लाइक सब्सटेंस होता है। एक तो स्पंज होता है और थिक होता है, मेट लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक। और यहाँ पे ये कहाँ पे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्मड इन वाटर लॉग्ड एरियाज, जहाँ पे पानी जमा होता है, वाटर लॉग्ड एरिया, जहाँ हम कहेंगे वेटलैंड्स में, ठीक है, वाटर लॉग्ड एरियाज है वेटलैंड्स। और इसको हम करते हैं यूज एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था, पीट। तो पीट कहाँ पे पाया जाता है, वेटलैंड्स में। और क्या होता है, डिकेड पार्शली डिकेड पार्शली प्लांट मैटर होता है, कौन सा, पीट। और कहाँ पे पाया जाता है, वाटर लॉग्ड एरियाज में, और यूज करते हैं एज ए फ्यूल। और होता क्या है, फॉसिल फ्यूल होता है, स्पॉन्ज जो होता है थिक मैट लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज। थर्मल पावर प्लांट्स में हम कौन सा फ्यूल, क्या है, फ्यूल यूज करते हैं, वाटर, यूरेनियम, बायोमास या फॉसिल फ्यूल। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखिए यूरेनियम कहाँ पे हम यूज करते हैं, यूरेनियम करते हैं हम यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, यही करते हैं हम कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट्स में, यानी कि कोल। कोल क्या, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, और यही हम कहाँ करते हैं यूज़, थर्मल पावर प्लांट्स। और फिर अगर यहाँ पे पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे, यहाँ जो मेन पोल्यूटेंट है वो है SO2, और इसी SO2 की वजह से क्या बन जाता है फिर, एसिड रेन, एसिड रेन। और यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं हम, कोल यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट्स में। तो अगर कोल प्रेजेंट नहीं हुआ ऑप्शन में, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू energy stored by waves in the ocean, temperature difference at different levels in the ocean, pressure difference at different levels in the ocean, या tides rising out in the ocean, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टाइड्स की बात करेंगे, वो कौन सी है, वो हुई टाइडल एनर्जी। वो कौन सी होती है, वो होती है टाइडल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या ये रॉन्ग आंसर है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखें, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, लेकिन ये कौन सी, ओशन थर्मल, थर्मल मतलब हीट, और हीट मतलब टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसकी बात होती है। तो यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये भी गलत है। देखिए अगर हम ओशन थर्मल एनर्जी की बात करेंगे, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है OTEC, यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। और ये क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मतलब होता क्या है, ये यूज करता है टेम्परेचर डिफरेंस, ये यूज करता है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन oceans surface and deep waters, and deep waters।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे ओशन की सरफेस है और यहाँ पे डीप वाटर्स है, ठीक है, यानी कि अंदर वाली जो यहाँ पे डेप्थ होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा, तब क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है। या अगर हम फ़ारेनहाइट्स की बात करेंगे, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट्स अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगी, तब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है। उसी को हम फिर बाकी कन्वर्जन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो क्या है, वो है टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और कितना डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर का, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम या 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यहाँ पे 39, द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू। जो मेजर प्रॉब्लम है किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, स्प्लिट न्यूक्लियर, यानी कि हम न्यूक्लियर को स्प्लिट कैसे करें, सस्टेन द रिएक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि मेजर प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो कौन सी है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की, देखिए यहाँ पे हम कौन सा ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूरेनियम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 करते हैं एज ए फ्यूल यहाँ पे यूज़। और यूरेनियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और यहाँ पे फिर जो वेस्ट्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो भी होते हैं रेडियो एक्टिव। और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है या रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, इनकी वजह से बहुत सारी डिजीज जो है वो यहाँ पे हो जाती है। और वो भी मतलब खतरनाक डिजीज होते हैं। जो कौन सा होता है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कैंसर देखिए, कैंसर का खतरा रहता है इससे। इस तरह कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। इसी तरह अगर यहाँ पे कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट का खतरा रहता है, कैटरेक्ट। इसी तरह बर्थ डिफेक्ट्स रहते हैं। इसी तरह मिसकैरेज का खतरा रहता है, या जेनेटिक डिजीज का भी यहाँ पे खतरा रहता है, ठीक है। कौन सी जेनेटिक डिजीज, अगर आपने देखा होगा एक मूवी आई थी चेरनोबिल नाम की एक हॉलीवुड मूवी है। तो वो क्या है, चेरनोबिल एक्चुअली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस मूवी में दिखाया जाता है कि जो चेरनोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका डिजास्टर जो है वो कैसे हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे इमरजेंसी वर्कर्स तब आए थे, ठीक है, जब ये डिजास्टर हुआ था, जो भी इमरजेंसी वर्कर्स तब आए थे, जो मतलब वहाँ पे रेड वेव डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। तो जो जितने भी इमरजेंसी वर्कर्स थे वो सारे मर गए इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो फिर सारे मर गए। क्यों, क्योंकि इन डिजीज़ की वजह से वो सारे जो वर्कर्स थे उनको यही डिजीज़ लगी थी। तो इस वजह से वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर सारे वर्कर्स फिर मर गए। तो इतना खतरनाक होता है। तो ये चेर्नोबिल कहाँ पे है, ये है 1980, सॉरी, ये कहाँ पे, ये है यूक्रेन में। और रिसेंटली इस पे रशिया ने जब अटैक कर रहा था किस पे, यूक्रेन पे, तब इस पे भी अटैक किया गया था। तो ये कब जो डिज़ास्टर है, ये डिज़ास्टर कब हुआ था, ये हुआ था 1986 में। 1986 में हुआ था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर। और रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था जब रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन पे हमला किया था, तब ये न्यूज़ में फिर से आ गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स आर। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ये किसकी एग्जांपल है, न्यूक्लियर रिएक्टर, सोलर रिएक्टर, ओटीईसी, बायोगैस रिएक्टर। देखिए बायोगैस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ओटीईसी यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये भी गलत है। सोलर रिएक्टर भी गलत है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। ये है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी कि PW, ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो सबसे पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वो कौन सा था, वो था अप्सारा। अप्सारा क्या है, इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो किसने यहाँ ये बनाया था, तब ट्रॉम्बे में बनाया था ये, ट्रॉम्बे में ही ट्रॉम्बे
किसके अंडर? बरक के अंडर, BARC, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इन्होंने बनाया था कहाँ पे? ट्रॉम्बे में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो कौन है? वो है डॉक्टर होमी बाबा, होमी बाबा। तो ये कौन है? ये है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर होमी बाबा। और अब सारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कहाँ पे? ट्रॉम्बे में। किसने बनाया था तभी? भारत ने। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल फॉसिल फ्यूल इज दैट दे, यानी कि कॉमन क्या है सारी फॉसिल फ्यूल्स में? वर ओरिजिनली formed in marine environment, contain carbon, have undergone the same set of geological processes during their formation, represent the remains of one living organism, यानी कि represent क्या करते हैं वो? remains of one living organism। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वायर ओरिजिनली फॉर्मेड इन मेरीन एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। सारे मेरीन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस यानी कि फॉर्म नहीं हुए थे। कंटेन कार्बन या हैव अंडरगॉन द सेम सेट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल फॉसिल फ्यूल्स कंटेन कार्बन। ठीक, देखिए जब भी हम बर्न करते हैं, इनको बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो वो क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हिंस इसका मतलब क्या है? ये सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज के। देखिए आपको पता है CO2 क्या है? ये है ग्रीन हाउस गैस। और जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है? वो है सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, और फ्यूसल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है सारे। तो ये क्या है? तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कंटेन कार्बन। जो भी फॉसिल फ्यूल्स है वो सारे क्या कंटेन करते हैं? कार्बन। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? BTU इज मेजरमेंट ऑफ, BTU जो है ये किसका मेजरमेंट है? तो अगर यहाँ पे BTU की फुल फॉर्म देखेंगे, BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। और ये किसका यूनिट है? ये है हीट का, हीट का यूनिट है BTU। देखिए यहाँ पे T मीनस थर्मल, तो थर्मल किसके रिलेटेड? थर्मल मीनस हीट। ठीक है, ये क्या करता है? ये करता है मतलब कंटेंट ऑफ एनर्जी कंटेंट किसी भी फ्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई फ्यूल है तो इसके अंदर कितना जो एनर्जी कंटेंट है, एनर्जी कंटेंट है, वही ये डिस्क्राइब करता है। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास कोई फ्यूल है, कोल है, इसी तरह पेट्रोलियम है, तो उस फ्यूल में जो एनर्जी कंटेंट है वो कितना है? ठीक है, तो वही यही BTU जो है ये डिस्क्राइब करता है। यानी कि BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, तो किसके रिलेटेड? ये है रिलेटेड टू हीट। ठीक है, तो अगर हम 1 BTU की बात करेंगे, 1 BTU ये किसके बराबर आता है? 1 BTU इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1055 जूल्स। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है हीट का। ठीक है, 1055 जूल्स, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड परपेंडिकुलरली टू द rays of sun at the average distance between the sun and the earth is known as solar constant, energy equivalent, none of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसको कहते हैं हम, ये डेफिनेशन की है किसकी है? सोलर कांस्टेंट की। तो सोलर कांस्टेंट क्या है? ये सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट द आउटर एज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक, परपेंडिकुलरली। तो अगर हम यहाँ पे सोलर कांस्टेंट की बात करेंगे, सोलर कांस्टेंट, तो ये इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर 1376 वाट्स, वाट्स पर स्क्वायर मीटर। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। वन सोलर कॉन्स्टेंट यानी सोलर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1376 वाट्स पर स्क्वायर मीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है सोलर कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्नर्स, जो फ्यूल सेल है इसका जो मेन फ्यूल कौन सा है? यानी कि जिसको ये बर्न करता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो फ्यूल सेल क्या यूज करती है? हाइड्रोजन यूज करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सेल। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सेल भी कहते हैं। तो फ्यूल सेल कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस यूज करता है? हाइड्रोजन। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
फॉलो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइडल एनर्जी। तो इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है फॉर टाइडल एनर्जी? ठीक, डिफरेंस इन सी लेवल, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सी। तो ये गलत है, क्यों? ये कौन सी है? ओशन थर्मल एनर्जी, OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी, नॉन ऑफ द अबव। देखिए, विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंस इन दी सी लेवल। तो डिफरेंस इन सी लेवल की वजह से क्या होती है यहाँ पे? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइडल एनर्जी। क्या? डिफरेंस इन सी लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेक सोलर सेल। कौन सा मटेरियल हम इनमें से यूज करते हैं किसके लिए? सोलर सेल बनाने के लिए, यानी कि इसका एक और नाम है क्या? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल, ये भी हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया है। जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा रहता है, क्या रहता है, कैसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, ठीक है, और फिर हम वो कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो कौन सा डिवाइस है जो फिर DC करंट को किस में कन्वर्ट करता है? AC करंट में करता है कन्वर्ट। तो ये सारा हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन। कौन सा करते हैं? यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल हम यूज़ करते हैं फॉर सोलर सेल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोलर। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करें। जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिलिकॉन। फॉलोइंग इज द ट्रू, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। Nucleus of heavy atom is bombarded with low energy neutrons. Nuclear fission takes place both A and B. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? फिशन रिएक्शन होती है। एंड न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम इज बम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का बोथ A एंड B। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है यहाँ पे? विच आर द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनकी एक मेन डिसएडवांटेज है, वो क्या है? हाईली पोल्यूटिंग, ये गलत है क्योंकि ये पोल्यूटिंग नहीं होते हैं। हाई वेस्टेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, ये भी गलत है। अनरिलायबल सप्लाई या हाई रनिंग कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है अनरिलायबल सप्लाई। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई जो है वो अनरिलायबल है। ठीक है, क्यों? इसका मतलब क्या है? यानी जो इनकी प्रोडक्शन है वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो भी फॉसिल फ्यूल यानी कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इनकी जो प्रोडक्शन है ये क्या है? ये ह्यूमन कंट्रोल जो है, ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। तो ये किसके कंट्रोल में है? एक्चुअली ये रिलाई करते हैं किस पे? वेदर पे रिलाई करते हैं। और वेदर क्या है? वेदर एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये मतलब ह्यूमन इसके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? अनरिलायबल सप्लाई। ठीक है, और वेदर भी क्या है यहाँ पे? वेदर भी यहाँ पे अनरिलायबल है। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज आप इनकी ये है क्या? ये क्या है? इनकी सप्लाई जो है वो है अनरिलायबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये किस पे बेस्ड है? ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर आप दे देना। न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन, या रामुनाजारिया, तो या बोथ बी एंड बी। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, ये इजी क्वेश्चन है, केमिकल एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या जियोथर्मल एनर्जी। जो फोटोवोल्टिक एनर्जी यानी कि सोलर सेल में जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? ठीक है, सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।